बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज नेशन पर। लगातार बिहार चुनावों को लेकर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं नालंदा में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला। दूसरे चरण में 94 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और पहले और दूसरे चरण को मिला लिया जाए तो ये एक निर्णायक तस्वीर आज साफ कर देंगे मतदाता। ईवीएम में तस्वीर कैद कर देंगे कि आखिरकार सरकार बनने किसकी जा रही है। जो तीसरे चरण का चुनाव होगा दरअसल वो सिर्फ संख्या बल के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रह जाएगा कि आखिरकार किसकी संख्या सीटों को लेकर कितनी घटती है। लेकिन सुबह 8 बजे की सबसे बड़ी खबर यह है, सबसे बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है। 2 पेज का पत्र लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को और यह कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, समस्त बिहार वासी पुनः आपके बिहार आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके नाम एक पत्र लिखा है। आशा करते हैं कि बिहार वासियों से पिछले 6 सालों में आपने जो वायदे किए उन वायदों को आप पूरा करेंगे। ये लेटर इसलिए भी क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी की 2 रैलियां हैं सहरसा और फारबिसगंज में। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के लोगों के बीच होंगे, इन रैलियों को संबोधित करेंगे। इन दोनों ही जगहों पर तीसरे चरण में मतदान होना है। लेकिन आज दूसरे चरण का मतदान और दूसरे चरण का मतदान निर्णायक है क्योंकि पहले और दूसरे चरण को मिला लिया जाएगा तो कुल विधानसभा जो सीटें हैं 243, उसमें से 2/3 विधानसभा सीटों पर तस्वीर साफ कर देंगे मतदाता, यानी अपना फैसला सुना चुके रहेंगे। तीसरे चरण में जो बातचीत होगी वो सिर्फ संख्या बल के लिहाज से किसकी सीटें थोड़ी कम ज्यादा होती हैं इसको लेकर तीसरे चरण में बातचीत होगी। लेकिन पहले के दोनों चरण यानी पहला चरण और दूसरा चरण ये दोनों ही निर्णायक हैं, यानी सत्ता किसको मिलेगी। विद्या में मेरे साथ है, विद्या बिहार विधानसभा पर मौजूद है और उस विधानसभा में इस बार राज करने का बिहार पर मौका किसे मिलता है ये दरअसल तस्वीर आज काफी हद तक साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, तेजस्वी यादव जो कि विपक्षी गठबंधन के महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, उन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री के नाम, एक खुला पत्र, और अपने ट्विटर हैंडल पर इस पत्र को शेयर किया है और ये कहा है कि पिछले 6 सालों में आपने जो वायदे किए थे उम्मीद करते हैं कि ये वायदे आप पूरे करेंगे। ये पत्र इसलिए भी अहम है क्योंकि तेजस्वी यादव सुबह सुबह मीडिया के सामने भी आए थे, उन्होंने अपनी बातचीत भी रखी थी और एक लगातार वो नौकरी रोजगार की बातचीत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार रैलियां जो कर रहे हैं उसमें चुनावी भाषण की शुरुआत वो नौकरी के वायदे के साथ ही करते हैं। तो लगातार ये चुनाव को लेकर हमारी बड़ी कवरेज जारी है। जी यहाँ पर हम मौजूद हैं, लोग यहाँ पर भी धीरे धीरे वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। एनके सिंह सर हमारे साथ लगातार जुड़े रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। विद्या हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, बिहार विधानसभा में मौजूद हैं। लेकिन दरअसल इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ रहती है, दूसरे चरण में काफी हद तक तस्वीर साफ होगी। तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है जो आज की बड़ी अपडेट्स हैं। बड़ी अपडेट्स ये है कि कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो हम आपको सुनवाते हैं। मैं पहली बार वोट दे रही हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। डेमोक्रेसी एट इट बेस्ट पहली बार, और अपना ओपिनियन दर्ज कराने का मौका मिल रहा है, ये अच्छी बात है। बाकी मैं ऐसी सरकार चाहूँगी जो सच में लोगों का विकास करे, जो स्कीम्स आती हैं वो सच में लोगों तक पहुँचे, ना कि बस पेपर पेन पे रहें। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे सैनिटाइज किया गया, हमको टेम्परेचर चेक किया गया और डिस्टेंस के साथ हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। तो ये आपने प्रतिक्रियाएं सुनी जो लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। विद्या हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। विद्या देखिए, तेजस्वी यादव ने एक पत्र लिख दिया है प्रधानमंत्री मोदी के नाम जो है। प्रधानमंत्री मोदी की आज 2 जगहों पर रैलियां हैं, सहरसा और फारबिसगंज में, जहां पर तीसरे चरण में चुनाव है। तेजस्वी समझते हैं कि लगातार उन्हें अगर चर्चा में बने रहना है तो इस तरीके से अपनी बातों को जनता के सामने रखना पड़ेगा। इसीलिए ये 2 पन्नों का लेटर प्रधानमंत्री मोदी के सामने, प्रधानमंत्री मोदी के नाम और उन वायदों की याद दिलाते हुए जिसकी चर्चा लगातार प्रधानमंत्री करते रहे हैं। राकेश देखिए, ये जो चिट्ठी लिखी है तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उससे पहले एक चिट्ठी पूरे बिहार में घूम रही है और वो चिट्ठी है नीतीश कुमार की। आप अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जब जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, तो वहां पर एक चिट्ठी आपको दिखाई देती है, मिलती है, जिसमें नीतीश कुमार बताते हैं
कि बिहार में 15 साल में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बिहार को कहां से कहां तक पहुंचाया है, ये तमाम बातें इस चिट्ठी में लिखी हुई है। तो तेजस्वी यादव ने, आप समझिए प्रधानमंत्री को भले ही चिट्ठी लिखी हो, लेकिन जवाब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की उस चिट्ठी को दिया गया है, जो चिट्ठी जनता तक पहुंच रही है, वोटर्स तक पहुंच रही है। लेकिन देखिए, कहा यह हमेशा से जाता है कि बिहार जो है और यहाँ के जो मतदाता है वो आखिरी वक्त में ही तय करते हैं, जब वो बटन दबाने जाते हैं, जब वो वोट डालने जाते हैं तो तय करते हैं कि वो किसकी तरफ है और किसकी तरफ नहीं है। उससे पहले आप चाहे उनसे कितनी बात कर लीजिए, आप उनके अंदर की बात नहीं समझ सकते और वो बताएंगे नहीं आपको। ये बिहार की जनता के लिए, यहाँ के वोटर के लिए कहा जाता है। लेकिन इस चिट्ठी में भी तेजस्वी ने जो लगातार रैलियों में बातचीत की है, जिन मुद्दों का जिक्र किया है, उन मुद्दों को एक बार फिर से टच किया विद्या तेजस्वी ने। तेजस्वी अपने पत्र में ये कहते हैं, विशेष राज्य के दर्जे की बातचीत कहते हैं, लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से मजदूरों का रैला सड़कों पर दिखाई दिया था, जिस तरीके से दूसरे राज्यों से मजदूर बिहार के रुख उन्होंने किया था, पैदल लगातार वो अपने सफर को तय कर रहे थे, इन तमाम बातों का जिक्र किया है। इन मुद्दों को वो रैलियों में टच करते रहे हैं। उन्हें लगता है कि बिहार के लोग इन मुद्दों से जुड़ रहे हैं, इसीलिए एक बार फिर से इस पत्र में उन्हीं मुद्दों का जिक्र। देखिए, राकेश, लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, और लालू यादव जब चरम पर बिहार में राजनीति करते, उस दौर को तेजस्वी यादव ने देखा है। यानी कि तेजस्वी यादव ये समझते हैं कि बिहार की जनता से अगर आपको जुड़ना है तो आपको क्या करना है। वो ये समझते हैं कि बिहार की जनता का नब्ज वो कैसे पकड़ सकते हैं, उनकी नब्ज को कैसे टटोल सकते हैं। उन्होंने उस सियासत को देखा है जो लालू यादव ने किया था, और लोग उनकी तरफ हो गए थे। 15 साल तक लालू यादव के साथ खड़े थे, और उसके बाद जब उनके बेटे अब मैदान में खड़े हैं तो लोग लालू यादव का नाम लेते हुए तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो लोग जानते हैं कि वो लालू यादव के साथ हैं, तेजस्वी यादव के साथ हैं, लेकिन बहुत अच्छे से तेजस्वी यादव ये जानते हैं कि इन लोगों को कैसे अपने पक्ष में किया जाए। और तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दांव जो चला 10 लाख नौकरी का, वो लोगों तक बात पहुंच गई, वो बात चर्चा में आ गई और उसे मुद्दा बना दिया गया बिहार चुनाव में। और ये बात अब तेजस्वी के लिए फायदेमंद हो सकती है। अगर जनता कन्विंस्ड है, अगर जनता ने ये मन बना लिया है कि उसको नौकरी चाहिए, अगर युवा इस बात को सोच रहे हैं कि वो नौकरी के नाम पर वोट देंगे, तो वो तेजस्वी यादव के साथ हो सकते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव चाहे चिट्ठी लिखें, चाहे जनरैलियों में जाकर, आपको याद होगा कि एक जनसभा को जब संबोधित कर रहे थे तेजस्वी यादव, तो उन्होंने कैसे लोगों से जुड़कर बात की थी, जरा उनको समझिए। अगर लालू यादव को आपने देखा और सुना होगा तो आपको लालू यादव की याद आ जाएगी। उन्होंने कहा था कि आपके बच्चे को टॉफी चाहिए, लेकिन ये टॉफी कहां से आएगी? आप जब छठ के लिए जाएंगे, छठ पूजा करने के लिए जाएंगे, तो डलिया में प्रसाद लेकर जाएंगे, वो प्रसाद कहां से खरीद कर लाएंगे? लॉकडाउन में सब कुछ चला गया आपका। नीतीश कुमार ने आपको क्या दिया, सरकार ने आपको क्या दिया? तो टॉफी अगर आपके बच्चे को चाहिए तो पहले रोजगार आपको चाहिए, और आपके घर में अगर कोई किसी के पास रोजगार होगा, नौकरी होगी, तो टॉफी से लेकर प्रसाद तक आप खरीद पाएंगे। नहीं, एक और बड़ी दिलचस्प बात है विद्या, एक और बड़ी दिलचस्प बात है इस टॉफी का जिक्र करते हुए। आप देखिए, चुनावों में धन बल का इस्तेमाल कैसे होता है, इसका चुनावी इतिहास गवा रहा है। तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में भी ये कहते हैं कि अगर कोई आपको पैसा देने आए तो आप पैसे ले लेना, लेकिन वोट कहाँ करना है, इस बात का ध्यान रखना कि लालटेन पर सिर्फ वोट करना है, पैसे आप जिससे चाहे ले लो। जी राकेश, देखिए, ये अरविंद केजरीवाल ने इस फॉर्मूले को दिल्ली में अपनाया था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इसी तरह की बातें की थी और लोगों ने उनकी ये बातें समझ ली थी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सत्ता में आए, एक बार फिर से वो सत्ता में आए, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव वही सब कर रहे हैं, वही सब जनता को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, जो अभी तक उन्होंने देखा है, सीखा है और समझा है। और उनको समझ में आ गई है एक बात कि अगर लोगों तक आपको पहुंचना है, लोगों से आपको जुड़ना है, तो आपको ठीक वैसी ही बातें करनी होगी जो बहुत आसानी से लोगों के अंदर उतर जाए, यानी कि लोग आपकी बात को बड़ी आसानी से समझ लें, आप पर विश्वास कर लें। 10 लाख नौकरी के सवाल पर भले ही तेजस्वी यादव इधर उधर की बात करने लग जाएं, वो कहें कि बजट में पहले से इसका प्रावधान है, इतने पैसे हैं बिहार बजट में कि ठीक है विद्या, मैं आपके पास आता हूं। कुछ महिलाएं यहां पर वोट डालकर आ रही हैं, आप लोगों ने वोट दे दिया? दे दिया। क्या मुद्दे आपके लिए अहम रहे जब आप वोट देने गई, तो आप क्या सोच रही थी? क्या सोचे रहता है, जो सोचे का सोचा। ये रोजगार निकलेगा तब ना सर। ये है कि अब बच्चे लोग पढ़ लिख के भी समझिए यही हैं, बैठे हुए बेकार हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं। अरे वोट तो आप लोग को मिल ही जाता है, लेकिन हम लोग तो बेकार हैं सर। तो कानून व्यवस्था का मुद्दा आपके लिए ज्यादा अहम था, ज्यादा जरूरी था, या फिर जो है सही है, या फिर नौकरी या नहीं सर, नौकरी तो बाद में है, लेकिन ये जरूरी है। कानून व्यवस्था जी जरूरी है। सरकार ठीक काम की है पिछले समय में? बहुत अच्छा काम।
सरकार ठीक काम की। देखिए, जो कुछ महिलाएं यहाँ पर वोट डालकर आ रही हैं उनसे हमने बातचीत की है, और ये लगातार जिस बात की चर्चा हम कर रहे हैं, जिस बात की चर्चा विद्या कर रहे थे, नौकरी का मुद्दा काफी अहम रहा है। नौकरी के मुद्दे पर लोग तेजस्वी के साथ जा रहे हैं। तेजस्वी ने इस बात को बखूबी समझा कि कोरोना और लॉकडाउन के बाद लोगों की आर्थिक सेहत बिगड़ी है, और आर्थिक सेहत बिगड़ी है तो लोगों के लिए सबसे जरूरी रोजगार रहा है। इसलिए अगर हम रैली में नौकरियों की बातचीत करेंगे तो ज्यादा तालियां सुनने को मिलेंगी, ज्यादा लोगों की भीड़ जुटेगी, लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, और लोगों से कनेक्ट करने की वजह से ही तेजस्वी ने यह भी कह दिया कि अगर जरूरत पड़ेगी पैसों के लिए तो वो विधायकों और मुख्यमंत्री की सैलरी भी काटेंगे। दरअसल जिस बात का जिक्र एनके सिंह से पहले कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बजट इससे तैयार हो जाएगा, लेकिन इस मुद्दे को जनता यह सोचेगी कि चलो कोई एक नेता ऐसा है जो लगातार नौकरियों के लिए नेताओं की सैलरी काटने की बातचीत करता है। तेजस्वी और चिराग पासवान ने अपने थोड़ी देर पहले क्या कुछ कहा, पहले वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, पहला चरण बहुत ही अच्छा गया है, और दूसरा चरण जो आज शुरुआत होने वाली है, मुझे लगता है कि ये और भी बेहतरीन होगा, और भी लोग जो है हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बदलाव के सुनामी में जहां एजेंडा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई, इन सारे एजेंडों पर बिहार की जनता जो है वोट देने का काम करेगी। एंड आई एम वेरी मच श्योर that people of Bihar will vote for us because people of Bihar want change in Bihar. They want proactive government, they want a progressive government. हमारी सरकार बनना तय है, क्योंकि मौजूदा लोग जो बिहार के लोग हैं डबल इंजन गवर्नमेंट से, खास तौर पे नीतीश कुमार जी से लोग गुस्से में नहीं बल्कि नफरत करने लगे हैं। दूसरा चरण तो एकदम पूरी तरीके से स्पष्ट कर देगा कि मुख्यमंत्री मौजूदा नीतीश कुमार जी कभी बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। और देखिए, जिस तरीके से अहंकार तो खैर बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा, तो मुख्यमंत्री क्या चीज़ है। बड़े बड़े लोगों को जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया उनके अहंकार की वजह से, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी अपने अहंकार के स्वरूप के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। आप मुझे बताएं ना कि आपके अगले 5 साल का रोड मैप क्या है। आज तक मुख्यमंत्री ने, आज जब दूसरे फेज की शुरुआत पर हम लोग बैठे हैं, बिहारी होने के नाते मुझे अभी तक नहीं पता कि भैया अगर कल को बाढ़ आएगी दोबारा मेरे प्रदेश में तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे, या बेरोजगारी हटाने के लिए मेरे मुख्यमंत्री क्या करेंगे। 7 निश्चय पार्ट 2 तो आप लेकर आगे, पर आप बताएं तो कि जो बच्चे बाहर जाते हैं शिक्षा रोजगार के लिए, उनको वापस प्रदेश में रोकने के लिए आप क्या करेंगे। तो मुख्यमंत्री के पास कोई रोड मैप है नहीं। तो ये आपने बातचीत सुनी है, तेजस्वी और चिराग ने क्या कुछ कहा। बड़ी खबर हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले एक वोटर आ रहे हैं, जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं। वोट डालने आए थे आप? जी। वोट दे दिया आपने? हाँ, दे दिया। तो आपके लिए क्या सोच, पहले तो आपके जज्बे की तारीफ है कि आप इस स्थिति में भी वोट डालने के लिए आए हैं। हाँ। इसके लिए आपकी बड़ी तारीफ है कि आप अपने मताधिकार के महत्व को समझते हैं। आपके लिए क्या मुद्दा अहम रहा जब आप वोट डाल रहे थे? तो हमें लिए क्या मुद्दा है, हमें मुद्दे कोई भी जीतेगा तो भाई जीतेगा बस। हाँ? अरे किसी को भी जीतना है तो अपने के लिए अच्छे है। नहीं, आप रोजगार के लिए वोट डाल रहे थे कि कानून व्यवस्था की सोचकर, कि सुविधाओं के नाम पर? रोजगार के लिए मैं डाल रहा था, कोई ऐसा रोजगार हो जाए तो ठीक रहेगा। बस वही रोजगार का मुद्दा आपके लिए अहम था? हाँ। आप अकेले वोट डालने आए? जी। तो कैसे आए घर से आप? इसी तरीके से? ऐसा ही चलते हैं ना, दिन भर ऐसा ही चलते रहते हैं। तो व्हील चेयर, साइकिल, तमाम सुविधाएं सरकार देती है, वो आपने उन योजनाओं का लाभ नहीं लिया? नहीं, तो नहीं हुआ अभी नहीं मिला आपको? नहीं। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मिल जाए तो एक आध गो रिक्शा भी या स्कूटी भी तो फायदे रहेगी अपने के लिए। बहुत चलते चलते तो बोर हो जाता। तो नगर निगम में, नगर पालिका की ओर से भी व्हील चेयर वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है? व्हील चेयर तो करवाया जाता है, वो तो जानते हैं, बाकी होता नहीं सुनवाई कौन सुनता है ना, सुनता नहीं, हमको नहीं मिला। जैसे हम गए तो नहीं मिला मेरे को ना, मिले तो ही ना। आदमी दौड़ धूप तो करता है, मिला नहीं। ठीक, बस यही है, बस है यही है। और क्या मांगेंगे, बस एगो गाड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। गाड़ी मिल जाए तो अच्छा है। हाँ, और रोजगार मिल जाए, थोड़ा काम धंधा का रोजगार। बस। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैयाज। मोहम्मद फैयाज। तो मोहम्मद फैयाज देखिए दिव्यांग हैं,
बहुत बेहतर तरीके से चल नहीं सकते हैं, इसी तरीके से घर से आए वोट डालने के लिए। व्हील चेयर उनकी इच्छा है कि मिल जाए, कुछ काम धाम मिल जाए जिससे उनका जीवन चल सके। व्हील चेयर उनको नहीं मिला, सरकार दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर प्रोवाइड कराती है, नगर पालिकाओं में ऐसी व्यवस्था है। लेकिन अगर सरकार सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग ये कहते हैं कि विकास का मतलब ये होता है कि आखिरी पायदान तक लोगों तक सुविधाएं पहुंचे, लेकिन क्या ये सुविधा की तस्वीर थी कि एक दिव्यांग अपने घर से निकलते हैं और इस तरीके से जमीन पर रेंगते हुए मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें जो बेसिक एमिनिटीज मिल सकती थी वो नहीं मिली, एक व्हील चेयर तक उन्हें नहीं मिला। आखिरकार सिस्टम को लेकर उनके अंदर मन में क्या संघर्ष चल रहा होगा, इससे आप वाकिफ हो सकते हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की 2 रैलियां हैं सहरसा और फारबिसगंज में। एक बार फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी। आज दूसरे चरण का मतदान है, लेकिन तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बिहार की जनता के बीच होंगे। सहरसा और फारबिसगंज में उनकी 2 जगहों पर चुनावी रैलियां हैं। वहीं राहुल गांधी भी लगातार बिहार के लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी लगातार सक्रिय हैं और अपनी बातों को जनता तक पहुंचा रहे हैं और इस बात का जिक्र लगातार वो कर रहे हैं कि अब बिहार में बदलाव जरूरी है और ये बदलाव महागठबंधन की सरकार के नेतृत्व में हो सकता है। इस बदलाव को लाया तभी जा सकता है, इस बदलाव को तभी लाया जा सकता है जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। तो 2 बड़े नेताओं की रैलियां, राहुल गांधी और खुद प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां हैं एक बार फिर से बिहार चुनाव में। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है बिहार में 94 विधानसभा सीटों पर। इन 94 विधानसभा सीटों में आज काफी हद तक तस्वीर मतदाता अपनी ओर से तय कर देंगे कि वो दरअसल बिहार में सत्ता की चाबी किसके हाथ में दे रहे हैं। जो बड़ी बातें हैं वो लगातार हम आपको बता दें कि इन 94 विधानसभा सीटों में कई बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। बड़ी खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक पत्र लिखा है, 2 पन्नों का यह पत्र है। तेजस्वी यादव लगातार प्रधानमंत्री मोदी को यह कह रहे हैं कि आप उन मुद्दों का ध्यान रखिए जिन मुद्दों को लेकर आपने बिहार की जनता से वायदा किया है। इसके साथ ही चिराग पासवान लगातार हमलावर रहे हैं। चिराग पासवान को भी आपने सुना है। सुशील मोदी ने वोट डाल दिया है। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ की तस्वीर हमने आपको दिखाई। ये भी एक अहम तस्वीर है क्योंकि यहाँ पर आज तेजस्वी यादव की किस्मत दांव पर लगी हुई है। लगातार जो वोटर, 1 मिनट मैम, आप वोट डालने जा रही हैं, क्या मुद्दा आपके लिए अहम होगा? रोजगार। हाँ। रोजगार के मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट करेंगे जी। आंटी, आपके लिए क्या चीज अहम है जब आप वोट डालने जा रही हैं? आधार के लिए है। हा? आधार के लिए अपना। आधार के लिए? क्या आधार कार्ड नहीं बना है? आधार कार्ड बन गया है तो मैंने अपना भोजन के लिए, भोजन पाने के लिए। हाँ। ये 2 मुद्दे आपके लिए। हाँ। ठीक है, जो वोटर वोट डालने जा रहे हैं उनसे आप बातचीत करिए। तो इस बार नौकरी की बातचीत ज्यादा है, रोजगार की बातचीत ज्यादा है, इसलिए इस बार का चुनाव थोड़ा सा अलग है क्योंकि पहली बार ऐसा है कि जाति पाति से ज्यादा जो बिहार की राजनीति में होता है, नौकरियों की बातचीत ज्यादा हो रही है और इसको तेजस्वी समझते हैं, इसीलिए वो लगातार नौकरियों की बातचीत कर रहे हैं। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।